नमस्कार। आज हम साइटोलॉजी में अगला चैप्टर लेने जा रहे हैं और यह है राइबोसोम। अभी तक हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा, उसकी सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें बीच में क्या अंतर है उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो आज हम ले रहे हैं इसमें राइबोसोम। सबसे पहले देखते हैं कि राइबोसोम का इंट्रोडक्शन, उसका परिचय क्या है। ये छोटे झिल्ली रहित व सभी जीवित कोशिकाओं में उपस्थित कोशिकांग है। ये राइबोसोम में इसकी डिस्कवरी के बारे में कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें बहुत अलग अलग बुक्स में कहीं कहीं अलग अलग वेरिएशन हमें को देखने को मिलता है। तो हम आज इसकी डिस्कवरी के रिलेटेड जो है वो चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि राइबोसोम को सबसे पहले ए क्लाउडे ने 1941 में माइक्रोसोम नाम दिया और रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने 1953 में प्लांट सेल में, जिसमें विसिया की रूट में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। तो प्लांट में सबसे पहले डिस्कवर रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने किया था, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर सर्वप्रथम इसको आइसोलेट किया गया और ये बताया कि इसमें आरएनए उपस्थित होता है। ये किया था सबसे पहले पेलाडे ने 1955 में। और राइबोसोम टर्म जो दी थी वो रॉबर्ट ने दी, R.B. रॉबर्ट 1958। तो राइबोसोम टर्म दी है वो रॉबर्ट ने दी है। और पेलाडे के बारे में ये आता है कि पेलाडे ने ही बताया कि राइबोसोम में आरएनए उपस्थित होता है, उसको आइसोलेट किया है और ये एनिमल सेल से रिलेटेड। तो प्लांट सेल का जब नाम आएगा इसका मतलब रॉबिन्सन एंड ब्राउन आएगा। अब हम इसके सेल में या ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये राइबोसोम उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये केंद्र के बाहर की तरफ केंद्र का आवरण पर उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। और वहाँ पर जो राइबोसोम होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से डिफरेंट होते हैं। तो ये अंतर जो है एक ही कोशिका के अंदर दो प्रकार के होते हैं, आगे हम देखेंगे इसको। और प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं। अब कई बार ये पूछा जाता है कि पॉलीसोम किसे कहते हैं या पॉलीराइबोसोम को डिफाइन कीजिए। तो पॉली यानी मोर देन वन और राइबोसोम, और अकेला होता है उसको कहते हैं मोनोसोम। तो पॉलीसोम को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक मैसेंजर आरएनए पर 6 से लेके 8 तक राइबोसोम एक साथ जुड़े हुए हों और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कर रहे हों, तो उसे हम कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। अब इसके टाइप्स और इसके ऑर्गेनाइजेशन, इसके संगठन के बारे में बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये 70S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में ये 80S प्रकार के होते हैं। और यहाँ S जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है। और यदि हम देखें कि ये बने किसके होते हैं, तो रासायनिक संगठन में देखते हैं कि ये rRNA यानी कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब हम इसके प्रकार की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। जैसा कि हम इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 70S प्रकार के राइबोसोम हैं और ये 70S प्रकार में दो यूनिट है। एक तो बड़ी यूनिट जो कि 50S टाइप की है और छोटी यूनिट जो है वो 30S टाइप की है। और अब इसका देखते हैं इसका कि कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो 50S के अंदर यदि हम देखते हैं को यहाँ पर दो प्रकार के इसमें एक तो राइबोसोम rRNA और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, चाहे 50S हो चाहे 30S हो। तो 50S को यदि हम देख रहे हैं तो ये है 30S rRNA और 34 प्रोटीन से मिलकर के 50S की यूनिट बनी होती है, जो कि बड़ी इकाई कहलाती है। और छोटी इकाई जो होती है वो 16S rRNA और 21 प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। अब इसकी यदि दोनों यूनिट जो होती है, यदि हम उसको देखें स्ट्रक्चर में, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ 50S जो है ये इसकी लार्ज यूनिट है, बड़ी इकाई है, और ये जो है ये इसकी स्मॉल यूनिट है।
तो लार्ज स्मॉल यूनिट जो है ये दोनों अलग अलग उस अवस्था में होगी जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होने वाला होगा, और जब ये एक ही स्थान पे हो गए इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट दोनों आपस में जुड़ी हुई रहेगी। ये जुड़ी हुई रहती है, इसका मतलब ये इनएक्टिव होते हैं, और ये डिसोसिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले 30S यूनिट जो है वो rRNA से जाकर के मैसेंजर RNA से जाकर के अटैच होती है इनिशियली। तो ये चीज़ जो है ये हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में यही होता है कि स्मॉल यूनिट जो होती है वो पहले जाकर के अटैच होती है। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम की। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो हम चार्ट में देख सकते हैं ATS प्रकार के होते हैं, और इसमें एक बड़ी यूनिट और एक छोटी यूनिट होती है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि यूकैरियोटिक राइबोसोम में बड़ी यूनिट जो होती है वो 60S प्रकार की होती है, और छोटी यूनिट जो है वो 40S प्रकार की होती है। तो चार्ट में हम देख रहे हैं कि ATS में 60S और 40S, और 60S जो है उसमें जो rRNA होते हैं वो है 28S, 5.8S और 5S rRNA, और साथ में प्रोटीन जो होते हैं वो 50 प्रोटीन्स होते हैं। ऐसे ही 40S जो होती है उसमें 18S rRNA और 35 प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ATS, इसमें जो होती है वो ATS जो होती है बड़ी यूनिट जो है वो होती है 60S, और छोटी यूनिट जो होती है वो 40S की होती है। तो दोनों यूनिट जो है वो छोटी और बड़ी यूनिट वो सेम प्रोकैरियोटिक की तरह ही अलग अलग होगी, तब होगी जब वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेडी होगी। अब हम बात कर रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो राइबोसोम सबसे छोटा और सर्वाधिक पाया जाने वाला कोशिकांग है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और ये हम जानते हैं कि राइबोसोम के चारों तरफ किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। अब इसमें छिद्रित और 2 असमान उप इकाइयों से बना होता है। जैसा हमने देखा कि बड़ी यूनिट जो है वो इसकी डोम शेप्ड है, और छोटी यूनिट जो है वो एलिप्सोइड है, और दोनों को ही यूनिट को जुड़े रहने के लिए 0.001 मोल मैग्नीशियम आयन जो है वो आवश्यक होता है। और यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं जैसा कि राइबोसोम की जो छोटी और बड़ी यूनिट आपस में अटैच है, तो यहाँ 3 साइट है, और 3 साइट में हम देख रहे हैं A साइट, P साइट और E साइट। A साइट जो है वो अमीनो एसिड साइट है, और P साइट जो है वो फॉस्फेटाइडल साइट है, और E साइट जो है वो एग्जिट साइट है। इस डायग्राम से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किस प्रकार इसकी जो बड़ी यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है, वो सब यूनिट में यदि हम देखते हैं तो 3 उसके जो है वो स्ट्रक्चर हमें मुख्य रूप से दिखाई दे रही है। वो है एक स्टॉक, वैली एंड रिज्ड। तो ये जो है इसमें छोटी यूनिट जो होती है उसकी प्लेटफॉर्म जो होता है वो आपस में इसमें रिज्ड में जाकर के सेट हो जाता है, और ये आपस में एक कंप्लीट यूनिट बनाती है। अब हम इसके फंक्शंस की बात करें तो जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि इसकी स्मॉल सब यूनिट जो होती है, जैसे इसमें डायग्राम में बता रखा है 30S प्रकार की, तो ये 30S जो है ये आपस में सबसे पहले मैसेंजर RNA जो होगा वो उस पर अटैच होता है। और हम जानते हैं कि मैसेंजर RNA के ऊपर उपस्थित स्टार्ट कोडोन AUG जहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, तो उसके ऊपर यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो उसके ऊपर मैसेंजर RNA और एक ट्रांसफ़र RNA जो इनिशिएटर होता है वो आकर के अटैच होता है। हम 30S की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पहला जो ट्रांसफ़र RNA, इसमें ट्रांसफ़र RNA विथ अमीनो एसिड आता है वो फॉर्मिल मिथियोनिन आता है, और उसके बाद में लार्ज यूनिट जो है वो आकर के अटैच हो जाती है। तो अब हम कार्यों की बात कर रहे हैं कि फंक्शंस क्या है इसके। तो इसे राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, और इसमें जो मुक्त राइबोसोम्स होते हैं ये जो साइटोप्लाज्म में रहते हैं ये संरचनात्मक और एंजाइमेटिक जो प्रोटीन्स होते हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं, और एक जो कनेक्टेड या संयोजी राइबोसोम्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का कार्य करते हैं। साथ ही एक फंक्शन और होता है, वो होता है प्रोटेक्शन का। वो सुरक्षा से जो अभिप्राय ये है कि जो नए संश्लेषित पॉलीपेप्टाइड होती है उनको पॉलीपेप्टाइड को बड़ी इकाई की खांच में कोशिका द्रव्य सुरक्षा एंजाइम से सुरक्षा प्रदान करना। तो जब तक प्रोटीन
जो है वो तब तक इसको सुरक्षा देते हैं जब तक कि प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बन जाती। तो इस प्रकार ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर थी जो आज हमने इसके बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा एंड